कुछ एक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं जिंदगी में दोस्तों, और ऐसा ही एक्सीडेंट एक फिजिसिस्ट के साथ हो गया 1820 में। कर कुछ और रहा था, देखा कि यार ये तो डिफ्लेक्ट हो रही है निडल, अब मेरे पास यहां मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, मगर डिफ्लेक्ट कैसे हो रही है, और यहां से निकल कर आई फिजिक्स का एक और बहुत बड़ा सा ब्रांच, बड़ा सा चैप्टर, जिसे अपन कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, तो ऑर्स्टेड साहब के बारे में कोई हमसे पूछने वाला नहीं है, पता होना चाहिए था, इतना मैंने तुम्हें बता दिया, बस इससे ज्यादा कुछ मत सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मतलब वैसे तो इस चैप्टर में एक पापा नहीं है, चाचा हैं बहुत सारे, क्योंकि हर एक का अलग अलग यूज है और वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस भी बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास अभी जो आते हैं वो आते हैं बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ ने क्या कहा हमसे, यहां पर एक दो टर्म्स ऐसे हैं जो हमको बहुत तकलीफ देने वाले हैं। तो हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी सारी चीजें सेम चलेंगी। एक और चीज दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि एसआई यूनिट जो होती है हमारे पास, वो होती है टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की, और सीजीएस में जब अपन जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है हमारे पास, वो हो जाती है गॉस। ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि सीबीएसई ने सिस्टम उल्टा कर रखा है, पहले फील्ड के बारे में निकालना सीखो, उसके बारे में फील्ड के बारे में सीखेंगे अपन। तो यार ये जो है ना, ये सारी चीजें गड़बड़ है, इसलिए दो चीजों का ध्यान रखना बस, कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अपन रिप्रेजेंट करेंगे बी से, पहली चीज, और जो दूसरी बात है, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होगी टेस्ला, सीजीएस यूनिट होती है गॉस। अब मुझे बात करनी है मैग्नेटिक फील्ड की। एक वायर है, अगर वायर है उसमें करंट चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा प्रोड्यूस हो ही रही थी। ऑर्स्टेड ने यह कहा कि जब ये वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इन्होंने ये कहा कि भाई हम इतने बड़े बड़े के लिए नहीं जा रहे, जब जिंदगी में तकलीफें बढ़ जाती हैं तो अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं। यार कमाने तो 1 करोड़ है, मगर पहले आज एक काम करते हैं, इस महीने का टारगेट 10,000 ही है, अगले महीने का टारगेट 20,000 है, ऐसे करते करते बढ़ जाते हैं। बायोट-सावर्ट ने भी यही कहा, निकालनी तो तुम्हें बहुत सारी चीजों के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, भाई एक काम करो, तुम तोड़ दो वायर को, तुम छोटा सा एलिमेंट ले लो, उस एलिमेंट के लिए निकाल दो, बाद में अपन को मैथ्स आएगा, इंटीग्रेशन सिखाएगा, सबके लिए निकाल के देके जाएगा। हमने कहा भाई ठीक है, आपकी बात समझ आई। हमने यहां पर एक बहुत छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया, करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट आई एलिमेंट क्योंकि बहुत छोटा सा है, सो ये हो गया करंट कैरिंग एलिमेंट। इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी इस पॉइंट पर। यहां कुछ लोग बैठे हैं मेरे साथ, वो ये जानना चाहते हैं ये क्या है, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, डायरेक्शन इसी से निकलेगी, अभी नहीं, डायरेक्शन बाद में। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट है और मुझे r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर लानी है, तो देखो भाई इन्होंने सिंपल सी बात करी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है इसीलिए dB। बाबा जी आप तो बोल रहे थे बी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, आप यहां डीबी लिख रहे हो। डीबी स्टैंड फॉर, याद है, डी स्मॉल डी, छोटी सी चीजों के लिए, छोटे चेंजेस के लिए। सो मैग्नेटिक फील्ड हो गई हमारे पास छोटी सी डीबी, इस डीबी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। ऑब्वियसली चार्ज के मोशन की वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, जितनी तेजी से जितना ज्यादा चार्ज जाएगा उतना ज्यादा करंट, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट अगर हम देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ऑब्वियसली यार अगर बड़ा सेक्शन लोगे तो भाई इस सेक्शन में ज्यादा चार्ज मूव करेगा, छोटे सेक्शन में उतना मोशन कम होगा उसका। तो यहां पर इस करंट कैरिंग एलिमेंट की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा फिर से बोल रहा हूं डीबी। अब अगर अपन देखें तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये वाला पॉइंट ना हम ऑब्जर्वेशन के बाद सीखेंगे कि यार ये साइन थीटा ही क्यों लिया इन्होंने। ये हमने बाद में देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के करंट के अलोंग आती ही नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड फैक्ट था। लोग सोचते हैं ये यहां पर इन्होंने लिख रखा है डीबी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, आया कहां से, सपने में, मतलब सो रहे थे अचानक से भगवान ने कहा बेटा साइन थीटा लिख देना, ऐसा लिख दिया होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये लॉ जो है ये बना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद है, तो इसीलिए इस बात को टेंशन मत लेना कि साइन थीटा कैसे आया, वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे आया। अब अगर अपन देखें यहां पर तो ये जो अपने पास थीटा है, जब इस लाइन ने इसको ज्वाइन किया करंट कैरिंग एलिमेंट को, तो ये एंगल बना थीटा। इस थीटा का जो साइन कंपोनेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। और एक चीज तो अपने जो सारे फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो फॉलो करते ही हैं। क्या फॉलो करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। भाई अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। मैं यहां पर इतनी जोर जोर से बोल रहा हूं, पड़ोसी सुन रहे हैं क्या?
नहीं, उनको नहीं आ रही आवाज, डिस्टेंस ज्यादा है, इंटेंसिटी कम होती चली गई, बाजू वालों के कान फट रहे हैं। तो ये जो है अपने पास dv इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस के साथ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, वो भी स्क्वायर के। अब ये 4 थे, बना दिया, बन गया, मिला पंच, बन गया अपना लॉ, dv इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। 2-3 बार बोलोगे टंग ट्विस्टर की तरह याद हो जाएगा। dv इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आई करंट, dl करंट कैरिंग एलिमेंट, साइन थीटा वो एंगल जो बन रहा था करंट कैरिंग एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग के बीच के, थीटा का साइन कॉम्पोनेंट, और r जो है वो उस एलिमेंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस है। सो dv, जैसी प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे अपने पास, वही शादी के बाद दहेज में जो आते हैं अपने साथ एक्स्ट्रा साले साहब, वहां कुछ और आए थे, यहां कुछ और आए हैं। तो ये जो k है अब ये साथ छोड़ने वाला नहीं है भाई अपना, जैसे साले साहब नहीं छोड़ते। सो dv इज इक्वल टू k आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम देखते हैं तो हमारे पास 2 सिस्टम, SI के अंदर k इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब ये म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या है, तो देखो यार चीजों को जोड़ोगे तो सीखोगे। तो जोड़ो, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जब हम बात करते थे तो वहां पर चलता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसी का दोस्त यहां पर आ गया है और वो है म्यू नॉट बाय 4 पाई। वहां पर एप्सिलॉन नॉट होती थी परमिटिविटी, यहां पर म्यू नॉट होता है अपने पास एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वहां पर एप्सिलॉन होता था एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यहां पर म्यू होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और वहां पर होता था एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यहां पर होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। अम्ला का उल्टा बिमला, तो बिमला का उल्टा ऑब्वियसली अम्ला बोल ही रहे होगे तुम। मैंने क्यों बोला वहां पर यहां पर वहां पर यहां पर, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये पढ़ा नहीं रहा मैं तुम्हें, ये सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि वो याद रखो, उसको देखकर ये लिखना, दिमाग में ज्यादा अपने पास स्पेस नहीं है, तो वो याद रखो। उसका बस यहां पर एक दोस्त आ चुका है, वहां एप्सिलॉन था, यहां सारी चीजें म्यू के साथ चल रही हैं, वहां बहुत टाइम दिया था, यहां टाइम देने की जरूरत नहीं है। वहां फॉर्मूला जो आ गया था म्यू एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यहां आ जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, यूनिट की टेंशन अभी नहीं दे रहा तुमको। अब जैसे यहां रखोगे ये आ जाएगा, जब जब मीडियम आएगा म्यू नॉट के साथ निकल के आएगा म्यू आर, अगर मीडियम आ गया तो म्यू आर आएगा, नहीं है तो एयर के लिए म्यू आर 1 है। और अगर अपन सीजीएस में आ जाएं तो सीजीएस में तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, कारण ये है कि ये के हो गए 1। सो अपने पास फॉर्मूला हो गया आईडीएल, इस के की वैल्यू को यहां 1 कर दो तो ये हो जाएगा आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, दैट्स इट। बट यूनिट का याद रखना, यहां पर गॉस है, यहां पर टेस्ला है, दैट्स इट। चलिए अब अपन बात करते हैं, तो अब अपन के पास डायरेक्शन निकालना है। भाई आप क्या कर रहे थे यार, पता है हम लोग रेसिस्ट नहीं है, बट फिर भी फेयर एंड लवली इतनी क्यों बिकी, क्योंकि किसी को डार्क स्किन नहीं चाहिए थी, सबको गोरा होना है, नहीं तो यार देखो, ये अगर अपन अपनी पाम के दोनों साइड देखें, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये डार्क साइड है, ये नहीं चाहिए, मतलब क्रॉस, ठीक, और उसका उल्टा यहां पर डॉट, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास होती है क्रॉस की और डॉट की। ट्रेन जब जा रही होती है तो तुम जब एंड में पीछे खड़े हुए प्लेटफॉर्म पर देखते हो तो क्या दिखता है, एक क्रॉस। तो जब कोई चीज तुमसे दूर जा रही हो तो क्रॉस, और तुम्हारी तरफ आ रही हो तो ऑब्वियसली क्रॉस दूर जाता हुआ है तो पास आता हुआ क्या हो गया, डॉट। फिर भी नहीं बात समझ में आई, अब नहीं आई तो एरो पर आ जाते हैं यार अपन, है ना, ये उड़ता हुआ तीर है, ध्यान से लेना। अब अगर अपन देखें तो अपने पास 2 सेक्शन है यहां पे, ठीक, एक अपने पास ये एंड में है। अब अगर एरो दूर जा रहा है तो पीछे से क्या दिखेगा, क्रॉस, और अगर एरो आपकी तरफ आ रहा है फिर तो एरो आपको कुछ नहीं दिखेगा, फिर तो जो भी है ऊपर वाला है। खैर फिर भी अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक डॉट। तो अगर आपकी तरफ आ रहा है तो डॉट, आपसे दूर जा रहा है तो क्रॉस। अब अगर मैं यहां पर कहता हूं, ये मेरा सुंदर सा हाथ है, यहां पर राइट हैंड का ही यूज करेंगे इसमें। आपका अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालनी है तो इस हाथ को कुछ इस तरह से अरेंज करो कि थंब आ जाए आपका करंट की डायरेक्शन में, और अपने हाथों को खोलो इस तरह से कि ये फिंगर्स पॉइंट आउट कर रही हो इस पॉइंट की तरफ। अगर मैं इस चीज को यहां दिखाऊं तो ये देखो, ये मेरे पास है करंट आई,
मुझे यहां पर चाहिए, इस पॉइंट पर चाहिए फील्ड। अब देखो, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओपन योर फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट, क्या दिखा? डॉट। भाई साहब यहां पे डॉट की फील्ड है, बात खत्म। मैंने कहा नहीं बाबा जी आपकी बातें समझ में नहीं आती, सीधी सीधी बातें करते हो, लो टेढ़ा कर लो, थोड़ा कर लिया। करंट इधर जा रहा है नीचे, मैंने कहा भाई फील्ड की डायरेक्शन क्या है? डॉट है कि क्रॉस है? थंब इन द डायरेक्शन, राइट हैंड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओपन योर फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट। नीचे की तरफ क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि पॉइंट नीचे है। क्या दिखा? वही डार्क, फेयर एंड लवली, ध्यान है? हाँ, क्रॉस जो दिखेगा, और इस पे कोई चीटिंग का केस नहीं बना सकता तुम पे। अगर तुमने क्रॉस बना लिया और यहां डॉट बना लिया तो कोई चीटिंग का केस नहीं बन रहा, टेंशन नहीं लो, है ना? सो ये अपने पास क्रॉस हो गया, ये डॉट हो गया। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओपन योर फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट, क्रॉस दिखे तो क्रॉस और डॉट दिखे तो डॉट, दैट्स इट, कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। ओके, ये बात समझ में आ गई। कोई स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा, बिल्कुल टेंशन मत लो, ये तुम्हारे कहने पे लिखा है मैंने, बाबा जी स्टेटमेंट बता दो हमें, बता दिया। कोई नहीं पूछ रहा तुमसे ये स्टेटमेंट, पेपर में तो कभी नहीं आने वाला, पता होना चाहिए, बट ठीक है। अच्छा हाँ, कई लोग ज्ञानी, नहीं बाबा जी ये नहीं, हमारे स्कूल में तो वो हमें स्क्रू रूल पढ़ाया था, हमें तो वो राइट हैंड का दूसरा वाला रूल पढ़ाया था। कोई बात नहीं, जो रूल पढ़ा रहा वो ले लेते ना यार अपन तो। लो ऊपर करंट कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। कर्ल ऑफ फिंगर ऐसा है कि नहीं है? तो इसका मतलब है यहां से फील्ड अंदर जा रही है और यहां से फील्ड बाहर आ रही है। तो आप इस तरह से भी देख सकते हो कि थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल ऑफ फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आता है अपने पास हीरो इस फिल्म का, जहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है, और वो है अपने पास वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। वेक्टर फॉर्म क्या कहता है? इसके लिए तुम्हारे पुराने पाप खोलने पड़ेंगे अपन को। मतलब अपन चलते हैं वो अपनी 11th क्लास में, जब अपन कहते थे कि हम तो बिल्कुल, और अब आज भी बिल्कुल वैसे ही फोड़ देंगे, चिंता मत करो, मार्क्स क्या मार्क्स के तो खैर। सो पुराने बाप, अब अपन याद है अपना, अपन बोलते थे यूनिट वेक्टर, वो कुछ कुछ होता था जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता था। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन बताता था? यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं देखूं डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, कैप लगा दी तो यूनिट वेक्टर। सो ये अपने पास मैग्नीट्यूड वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये आ गया यूनिट वेक्टर। अब अगर इसको सिंपली आर भी लिखूंगा तो भी चलेगा, मगर ये डंडा नहीं खींचा अगर तो। सो यूनिट वेक्टर हो गया वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। और हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट होते थे, ए क्रॉस बी होता था, ए बी साइन थीटा। तो अगर यहां पर अपन समझें, तो यहां पर अगर अपन इस चीज को देखें तो ये तो मेरे पास मैग्नीट्यूड है ना, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब मुझे इसका वेक्टर फॉर्म लाना है, समझ में ये नहीं आता, हमारा मास्टर बोल देता है कि भाई इसको ऐसा करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करके लिख दो। मुझे ये नहीं दिख रहा कि यहां पर आर कैप है कहां से ला रहे हो आप, लेके कैसे आए? तो इसीलिए मैंने तुम्हें डायरेक्शन निकालना सिखाया कि यार डायरेक्शन निकालना सीखा। फील्ड कहां की तरफ है? अंदर की तरफ है फील्ड। यानी कि अगर अपन देखें, मैं यहां पर, मुझे थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ेगा, अगर मैं थंब करूं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओपन योर फिंगर्स, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है दोस्तों, वो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है अंदर की तरफ। वो परपेंडिकुलर है डीएल से भी और वो परपेंडिकुलर है आर से भी। और क्रॉस प्रोडक्ट में ये होता है कि अगर ए क्रॉस बी, ये दो हैं ए और बी, ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन या तो बाहर की तरफ आएगी या अंदर की तरफ, मतलब इन दोनों से परपेंडिकुलर। तो यहां पर यह बात तो कंफर्म थी कि यहां क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि यहां पर साइन थीटा भी दिख रहा था। तो अपन ने कहा कि ए बी साइन थीटा को अपन लिख सकते थे ए क्रॉस बी। अब बाबा जी ये बात तो समझ में आ गई कि आपने डीएल, ये तो आपके पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट वाला सेक्शन हो गया, ये तो वेक्टर हो गया, ये मुझे ए मिल गया, मगर यहां बी तो दिख ही नहीं रहा। अरे बी इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वो आर है, आर से भी तो परपेंडिकुलर है तुम्हारी फील्ड। अगर आर से फील्ड परपेंडिकुलर है तो आर यहां दिखेगा, क्यों? क्योंकि वो तो यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो मैंने यहां पर लिख दिया आईडीएल और यहां पर एक लिख दिया 1। अब ये है क्या 1? ये आर कैप है, आर कैप का मैग्नीट्यूड जो दिख नहीं रहा था और बुक ने भी नहीं बताया। अब ये हो गया आईडीएल, ये हो गया ए, ये हो गया बी आर कैप, ये हो गया अपने पास साइन थीटा। सो ये हो गया ए बी साइन थीटा। क्या होता है भाई साहब? ए क्रॉस बी। तो इसको उल्टा करके लिख दो ऐसा, आई डीएल क्रॉस आर कैप का मैग्नीट्यूड था जहां आर कैप, तो डीएल क्रॉस आर। सो आपके पास आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल आर कैप क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। अभी भी नहीं मानते, ऑप्शन में नहीं मिलेगा,
नहीं मिलेगा, बता रहा हूं मैं, आया एग्जाम में। वो क्या करेंगे, वो शाने बन जाते हैं, वो लिखते हैं आर कैप की जगह पे वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब हमें तो याद हो चुका है कि नीचे आर स्क्वायर आता है, मगर अगर मैं इस आर कैप को यहां पर रिप्लेस कर दूं, मैं यहां पर लिख देता हूं आर कैप की जगह पर आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो जैसे ही यहां रखूंगा ये आर कैप भाई साहब क्या बन गए हैं, आर वेक्टर, और नीचे ये जो आर आएगा वो आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आर क्यूब। सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है और ऑप्शन वेक्टर के फॉर्म में मैक्सिमम टाइम रहा है। इस बार भी चांसेस बहुत बनते हैं इस टाइप के एमसीक्यू बनने के। सो बायो-सावर्ट लॉ खत्म हो गया विद वेक्टर फॉर्म। जल्दी से इसको दिमाग में बैठा लो, इनफैक्ट बैठ ही गया होगा, अगर लगे तो एक बार और देख लेना। दैट्स इट, बायो-सावर्ट लॉ खत्म। अब इसके एप्लीकेशन की बातें करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मगर याद रखना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और डरना मत, बाबा जी तुम्हारे साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो।